वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज करेंगे बेटा यूनिट 6 का पार्ट 1 जो कि लास्ट यूनिट है आपकी। पूरा सिलेबस फाइनली ख़त्म, ठीक है। 2 पार्ट में से भी ख़त्म कर देंगे। सबसे आसान टॉपिक अब आ रहा है, इन सब में सबसे आसान यही है, वर्ण और जाति। बस 2 टॉपिक पढ़ने हैं और ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सभी ने पढ़ के आए हैं, सभी बच्चे। दोबारा से पढ़ेंगे इसको एक बार अब, जिसमें हमें क्या करना है बेटा, 4 वर्णों की बात करनी है। ये आपके 4 वर्ण। पहला ब्राह्मण जो सबसे ऊपर है, दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। अब ये कैसे है, भारत में क्यों आया ये, और क्या इससे परिणाम निकल के आए, क्या क्या हुआ, ये सब पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। और ये कि सबसे ऊपर ब्राह्मण क्यों है, इनकी कैसी सिचुएशन थी, इनकी कैसी थी, इनकी कैसी थी, और इनकी दयनीय स्थिति क्यों थी, क्यों इनकी हालत इतनी खराब थी, बेचारे शूद्रों को ऐसा क्यों बिहेव किया जाता था उनके साथ, ये सब देखेंगे। तो ये पहला क्या आ रहा है बेटा, भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव। कि वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से, पहले इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी बेटा। शुरुआत में ये जो था ना वर्ण व्यवस्था के, ये 4 जो वर्ण बटे हुए थे, ये कैसे थे बेटा, कार्य के हिसाब से, कि जो जो काम कर रहा है ना वो उस वर्ण का हो जाएगा। एक ही परिवार में 5 सदस्य रह रहे हैं, एक बंदा क्या है, कुम्हार का काम कर रहा है, एक सुनार का काम कर रहा है, एक पूजा पाठ का काम कर रहा है, एक क्लीनिंग का काम कर रहा है, जो शूद्र लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा था कि एक ही परिवार में जिसका जो मन है ना वो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं थी। कर्म के आधार पर था कि तुम क्या काम कर रहे हो तो तुम उस वर्ण में के सदस्य कहलाते थे। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या करा, जो लोग बुरे होते हैं, जो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि नहीं भाई, अगर हमारा जो सबसे अच्छा काम है, पूजा पाठ का काम है, हमें पैसा भी मिल रहा है, हमारा बड़ा इज्जत का काम है, ये काम अगर कोई और करेगा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ये क्या करते हैं कि जो हमारे बच्चे होंगे ना वो भी यही करेंगे। हमारे बच्चे इन 3 में से और कुछ काम नहीं करेंगे। जो ये पूजा पाठ का काम है ना, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, कुछ और नहीं कर सकता। और जो ये शूद्र का बच्चा है, शूद्र ही बनेगा, ये कुछ और नहीं कर सकता। तो था तो क्या, वर्ण, कर्म के आधार पे देखे कर्म कोई क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। लेकिन बाद में से नस्ल के आधार पे बना दिया गया, जन्म के आधार पे बना दिया गया कि जो जिस जाति में पैदा हो रहा है वो ही काम करेगा, फिक्स कर दिया गया, जो कि बड़ा ही गलत हुआ। फिर आगे जाके बड़ी गलत चीजें होंगी इनके साथ, ठीक है। तो ये कि वर्ण व्यवस्था का उद्भव कब और कैसे हुआ, प्रश्न को लेकर विद्वानों का मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें कहते हैं कि कहाँ से आई वर्ण व्यवस्था। अलग अलग विद्वानों का वर्ण व्यवस्था के उद्भव को लेकर अलग विचार है। सर्वप्रथम प्रमाण मान्यता यह है, सर्वप्रथम जो सबसे पहले आई ना वो आई विराट पुरुष से। पुरानी, सबसे पुरानी एक विचारधारा है, वो क्या कह रही है कि ना एक पुरुष था, विराट पुरुष, उसके अंगों से वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ है, उसकी बॉडी से हुआ है, ठीक है। तो उसकी बॉडी से कैसे हुआ है, ऋग्वेद में पुरुष सुक्युम में लिखा है, इसमें भी लिखा है कि एक विराट पुरुष का मुख, जो उसका चेहरा होता है ना, मुख, वो कौन बने, ब्राह्मण उद्भव हुआ, उससे ब्राह्मण बने। भुजा, जो उसके हैंड्स होते हैं ना बेटा, एक व्यक्ति के जो हैंड होते हैं, उससे क्षत्रिय बने, जो क्या करेंगे, रक्षा का काम, साम्राज्य संभालने का काम, राजपाट, इसका काम। और जो मुख है, जो इसका फेस है, ये कौन करेंगे, पूजा पाठ का काम, ठीक है। जांग, जांग मतलब आपके लेग्स जो होते हैं पूरे, या आपकी थाइज, इससे क्या होगा, वैश्य का काम। वैश्य का काम क्या होता है, बिजनेस, ठीक है, काम चलाना, बिजनेस करना, कपड़े वगैरह, खाने पीने का सामान, सारा बिजनेस, मार्केट संभालना। और पैरों से हुआ शूद्रों का उद्भव। पैर क्या होता है, बिल्कुल जो आपके फीट है, उससे क्या हुआ है, शूद्रों का उद्भव, जो बिल्कुल दलित माने गए, जिसको सिर्फ काम क्या दिया गया, इन बाकी के सभी की सेवा करना, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व में भी इसी का उल्लेख मिलता है, महाभारत के शांति पर्व में भी इसका मिलता है। ये जो मैंने अभी लाइनें बोली वो संस्कृत में यहाँ लिखी हुई है, मुक्जा ब्राह्मण अस्त्र भुजाओं शस्त्र शस्त्र, ये संस्कृत पढ़ लो बेटा। नेक्स्ट क्या है, सत्यवादी, दयालु, शामिल, चरित्रवान और सदैवशील और तस्वी वही ब्राह्मण है। मतलब ये कि ये कह रहे कि जो ये गुण हो ना जिसके अंदर, दयालु हो, सत्यवादी हो, चरित्रवान हो और संदेशील हो, संवेदनशील क्या होता है बेटा, सेंसिटिव, वो कौन है, ब्राह्मण है। जल देवता का अन्य प्रश्न पूछता है कि यह गुण किसी शूद्र में विद्वान हो तो क्या वह ब्राह्मण होगा। किसी ने पूछा कि अगर ये सारे गुण किसी शूद्र के बच्चे में आ जाए, बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ अच्छी सिद्धांतों वाला है, तो क्या वो ब्राह्मण बनेगा। तो इन्होंने बोला यदि किसी ब्राह्मण में यह गुण विद्यमान नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है। ये इन्होंने एक थ्योरी रखी कि ऐसा भी है। कुछ लोगों की विचारधारा ये है कि बेटा गुण के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि आप हो ब्राह्मण जाति से पर गुण आप में एक भी नहीं है तो फिर आप नहीं कहलाओगे। और अगर शूद्र का बच्चा में सारे ये गुण आ रहे हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। मगर था क्या सिचुएशन, लोगों ने क्या माना कि नहीं,
सिर्फ और सिर्फ जाति को माना कि अगर ब्राह्मण का बच्चा पैदा हो रहा है तो वो भी ब्राह्मण है, चाहे उसमें एक गुण ना हो, लेकिन वो काम क्या करेगा, ब्राह्मण का ही काम करेगा और ब्राह्मण रहेगा जीवन भर। और शूद्र का बच्चा चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उससे सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करवाई जाएगी। ये लोगों ने फिक्स कर दिया रूल। अब ये क्या, वर्ण व्यवस्था का विकास और स्वरूप। कैसा स्वरूप था, देखो स्वरूप तो बड़ा ही गंदा था, बहुत 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 ज़्यादा बुरी हालत थी वर्ण व्यवस्था में शूद्र वालों की। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको पानी नहीं पीने देते थे अपने कुओं से, साथ बैठना नहीं पसंद करते थे, उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे, उन्हें अछूत बताया जाता था। अगर उनकी परछाई भी पड़ जाती थी तो उसको सोचते थे कि भाई अब हम अशुद्ध हो गए, हमें तो शुद्धि करवानी पड़ेगी। उन्हें गाँव से बाहर रखा जाता था, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उनको जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। जब शुरुआत हुई है ना, तब क्या था, वर्ण व्यवस्था गुणों के आधार पर थी कि किसमें क्या गुण है, क्या आप काम कर रहे हो तो आप किस श्रेणी में आओगे। बाद में इन्होंने इसके रूल इतने कठोर बना दिए कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अंदर कितने अच्छे गुण हो, अगर तुम्हारे पिता शूद्र हैं तो तुम भी शूद्र ही कहलाओगे। तुम मंदिर में पैर नहीं रख सकते, पूजा पाठ का काम तुम क्या ही करोगे, तुम्हें मंदिर में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। इन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी, ठीक है। और ये क्या कि अब इसका स्वरूप और इसकी विकास देखेंगे कैसा बढ़ा और क्या हुआ, ठीक है। तो ये सामान्यतः यह ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था का विकास भारत के आर्यों के आगमन के पश्चात हुआ। साक्ष्यों से ज्ञान होता है कि आर्यों के भारत के आगमन से करीब करीब 4000 वर्ष पूर्व, लेकिन तब लेकर आज तक वर्ण व्यवस्था का विद्यमान। वर्ण व्यवस्था आज देखो पहले से तो सही है, ऐसा नहीं है कि पहले जितनी खराब सिचुएशन है, लेकिन आज अब ये हो गया कि कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, बराबर का काम है, बराबर के आपको अवसर दिए जाते हैं, सब बराबरी से बैठते हैं। आप लोगों की क्लासरूम वगैरह देख लो, हर जाति का बच्चा बैठता है, हर धर्म का बच्चा बैठता है, इक्वली ट्रीट होते हैं सब, ठीक है। जो नई जनरेशन आ रही है वो ठीक है, ये सिचुएशन पहले से तो बहुत ठीक है, बट कुछ एरिया में आज भी विद्यमान है, कुछ लोग आज भी मान रहे हैं, ठीक है। तो यही बोले कि हाँ, परंतु कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं आज के काल में, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उन्नति थी, यह जन्म या वंशानुक्रम निर्धारित नहीं थी। पहले वंशानुक्रम नहीं थी बेटा, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, पहले नहीं था ऐसा। जो उसका दिल था वो बन सकता था। शूद्र का बच्चे का अगर मन ब्राह्मण के काम करने का तो कर सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपितु गुण और कर्म के निर्धारित नहीं थे। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में पुरुष संज्ञक में लिखा गया। ये सब वर्ड बाद में आए हैं। वर्ण व्यवस्था बाद में क्या है, फिक्स कर दी गई जन्म के आधार पर कि जो जो जिस जाति में जन्म लेगा वो ही बनेगा, कुछ और काम वो नहीं कर सकता। तो प्राचीन ग्रंथों में साक्ष्य के मूल्य से होता है कि विश्व के अनेक सभी सभ्यताओं में सर्वोच्च स्थान पर क्षत्रियों के वर्ग को दिया गया है। सबसे ऊपर क्षत्रिय के वर्ग के द्वारा ही सर्वाधिक शासकीय उपभोग किया गया है। भारत में जाति व्यवस्था, ठीक है, वर्ण देख लिया, अब जाति देख लेते हैं। जातियाँ कैसी थी, ऊंची जाति, निचली जाति, ये वाली जाति, वाली जाति, और जो निचली जाति तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे ऊंची जाति वाले, ये था जाति व्यवस्था। भारतीय समाज की पहचान जाति के आधार पर होती है। वर्तमान समय में राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। आज भी जातियों को देखा जाता है कि वोट बैंक कौन सा है, क्या है, आज भी जातियाँ हैं। आज चुनाव राजनीति कल्पना बिना जाति की व्यवस्था के नहीं की जा सकती। जाति आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक है। यदि जाति व्यवस्था की आलोचना की जाती है, गलत है, क्योंकि ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। इसके उपरांत भी जाति की भूमिका भारतीय राजनीति में मतदान वोटिंग के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दिखाई देती है। जाति एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसका स्तरीकरण पाया जाता है। विद्वानों में जाति की उत्पत्ति, उनकी भूमिका सामाजिक भारतीय समाज में उनके स्थान को लेकर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान वर्ण व्यवस्था से ही जाति की उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। अब कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है ना, जैसे कि ये एक जात है, दूसरी जात है, ये तीसरा और चौथा, ये चार ही जो वर्ण है यही जाति है। लेकिन कुछ क्या है, इसको नहीं मानते। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, तो उसमें से अलग अलग सिद्धांत निकल के आएंगे जिसे अब हमें देखना है। एक सिद्धांत क्या कहता है, परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत वाले क्या बोलते हैं, वही कि एक विराट पुरुष है, उसकी बॉडी से देव ये बना है, हेड से ये बना है, आर्म से ये बना है, जांघों से ये बना है और पैरों से ये बने हैं, ठीक है। भुजा से कौन बने हैं, भुजाओं से सुरक्षा करने का काम हो गया, जांग से खेती करने का काम हो गया, व्यापार करने का काम हो गया, पैरों से शरीर की मदद करने का काम हो गया, सेवा करने का काम हो गया। जो विराट पुरुष वाली भी मैंने पीछे स्टोरी बताई वो वाला, कि ब्राह्मण का काम क्या है, बोलना, पूजा पाठ का काम करना। परंपरागत सिद्धांत ये कह रहा है, ठीक है, जाति व्यवस्था को देव मूल्य की उत्पत्ति से बताया गया। सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था में विस्तृत रूप, जहाँ चारों वर्णों को ब्राह्मण जी के
ब्रह्मा जी के शरीर की उत्पत्ति है। जो विराट पुरुष बताया जा रहा है ना, इसमें ब्रह्मा नाम लिया जा रहा है उनका। विराट पुरुष को ब्रह्मा की उपाधि दी गई है कि ब्रह्मा द्वारा ही इसका वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का उद्भव हुआ है, जिसमें पदानुक्रम शीर्ष ब्राह्मणों को दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण है जो शिक्षा और बुद्धिजीवी का काम करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, युद्ध करेंगे, शासन करेंगे अपनी भुजाओं से। वैश्य क्या है, व्यापार करेंगे अपनी जांघों से। तथा सबसे निचला वर्ण चौथा वर्ग हो शूद्र का, ये पूरा बता दिया। इसलिए शूद्र को कर्तव्य अन्य सभी की सेवा करना था। बाकी के जो 3 बचे हैं उनकी सेवा करना था। इस सिद्धांत के समर्थन में रखा गया परंपरागत सिद्धांत ये कह रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है बेटा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक मैंने आपको वर्ण व्यवस्था समझाई है और जाति व्यवस्था समझाई है कि पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी, कठोर नहीं थी। बाद में लोगों ने उसे बड़ा गलत बना दिया, उसको फिक्स कर दिया कि नहीं, ये तो जन्म के आधार पे वंशानुक्रम, उसको बाद में कर दिया गया। और क्या करते थे बेटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों मिलके सबसे निचला जो वर्ग है शूद्र, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें पानी नहीं भरने देते थे अपने कुओं से, उनको अलग रखा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उनकी समाज में कोई भी 1% की भी इज्जत नहीं थी और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था ये जानवर है। ठीक है बेटा, अब क्या कि इन्होंने इसको फिक्स कर दिया कि इनके जो बच्चे होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये ही काम कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते और कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें सफाई का, क्लीनिंग का ही काम करना पड़ेगा बाकी सभी के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें बातें बताई हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पूरा ये कवर हो जाएगा। ठीक है।